हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने टीजीटी फिजिकल एजुकेशन हरियाणा का सिलेबस डाउनलोड कर लिए होंगे। होपफुली आप सभी लोग अपने अपने प्रिपरेशन में लग गए होंगे, बिकॉज वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है। और तो और जो सिलेबस है, जो पेपर 1 और पेपर 2 का आप लोग डाउनलोड करके देख चुके होंगे कि क्या क्या जो है आपके सिलेबस में दिया गया है। होपफुली मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जो सिलेबस का जो पॉइंट्स दिया हुआ है उससे रिलेटेड आपको सारे इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, सारे फैक्ट्स पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसको मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, एक एक टॉपिक लेकर कवर करूंगा। यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आएगा देन ओनली आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम की कमी है। मेरे भी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा। हाँ, यदि आप लोगों का थोड़ा सा रुझान और ट्रेंड्स जो बोलते हैं, यदि इसकी तरफ रहेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, देन ओनली आई विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक्स फ्रॉम योर सिलेबस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस यानी कि पर्यावरण जागरूकता से कुछ क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसडीजी गोल नंबर 1 to 17 जो गोल है, जिसको हमें यूएन द्वारा दिया गया है कि आप लोगों को 2030 तक अचीव करना है। इस तरीके से उसके सोर्सेज क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कवर करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख देख रहे हो कि जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है, इसका 10% जो है वेटेज दिया जाएगा ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। यदि मान लीजिए 100 क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें 10 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के। बट आप लोगों के जो फर्स्ट पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। अब 50 का अगर देखेंगे वेटेज तो 5 नंबर जो है 100% इसका आएगा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का। ठीक है, तो अगर बात कर लें कि क्या क्या टॉपिक्स है, टॉपिक्स तो मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम का मतलब होता है कि पारितंत्र होता है। कंसेप्ट इसका क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसको कब तक अचीव कर लिया जाएगा, ये सब सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। तो आप लोगों को देखिए सिलेबस तो सबके पास होंगे, सारे लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे और क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। यह सारी जानकारी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से, आज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मेरा वीडियो जो है आप लोगों को फ्रूटफुल है या नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे थोड़ा सा डेमो लाया हूँ, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हरियाणा टीजीटी फर्स्ट पेपर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस वेटेज मैंने बता दिया। इन्वायरमेंटल, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि इन्वायरमेंट है क्या और उसके कंपोनेंट क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वायरमेंटल जो है एक तरीके से बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हमारे चारों तरफ जो है घिरे रहते हैं, उनके जो सम यानी कि उनके जो योग को हम टोटली जो योग को बोलते हैं इन्वायरमेंट बोल देते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है इन्वायरमेंट, एक्चुअल में क्या है। देखिए हम जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंटल, जो कंपोनेंट्स है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक, कल्चरल एलिमेंट्स। देखिए बायोटिक, यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि बायोटिक क्या होता है। बायोटिक मीन्स होता है कि जो कि जीवधारी यानी कि जो सांस लेते हैं उन्हें बोलते हैं बायोटिक बोलते हैं। जैसे बायोटिक में अगर कह लें तो आदमी हो गया, मनुष्य हो गए, किस में आएंगे, बायोटिक में आ जाएंगे। और आप एक प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो सब सारे जो होते हैं बायोटिक में आते हैं। जैसे और मैं आप लोगों को बता दूं जो अबायोटिक होते हैं, जैसे अबायोटिक मतलब अजैव। हिंदी में आप लोग को बता दूं कि बायोटिक का मतलब होता है जैव, जिनके अंदर जीवन होता है। जैसे कि मनुष्य हो गए, प्लांट, ह्यूमन, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है, ये आपके बायोटिक हैं यानी कि जैव तत्व हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनको हम फिजिकल कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि अजैव, या फिर अगर हिंदी में दिया होगा तो भौतिक भी बोल सकते हैं। भौतिक तत्व क्या हैं इन्वायरमेंट के, तो उसमें हम हमारा आ जाएगा, सॉइल आ जाएगी, जैसे कि मिट्टी होता है, एयर है, हवा है और वाटर है यानी कि पानी है। तो इसमें आ जाएगा आपका फिजिकल। इसको कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अबायोटिक, या फिर पूछ सकता है फिजिकल कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सॉइल हो गया, हमारी मिट्टी हो गई, और पानी हो गया, वाटर हो गया और एयर, ये सब क्या है अबायोटिक में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सॉइल इज ए कंपोनेंट ऑफ, ऑप्शन दे देगा, बायोटिक दे देगा, अबायोटिक दे देगा, या फिर कल्चरल एलिमेंट दे देगा।
तो सबसे पहले आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि जैव क्या है, अजैव क्या है और कल्चरल एलिमेंट। देखिए मैं ये तो बता दिया, बायोटिक अबायोटिक। कल्चरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए जो जैव और अजैव के बीच में जो रिलेशन जो निर्धारित करता है, यानी कि द रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इज नोन एज कल्चरल एलिमेंट, जो कि हमारी संस्कृति को निर्धारित करता है। तो कैसे, किस संस्कृति को, इनके बीच में जो दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कल्चरल एलिमेंट्स बोलते हैं। कल्चरल एलिमेंट्स का जैसे एग्जांपल अगर मान लीजिए, जो हमारा रिलेशन है अबायोटिक, हम बायोटिक है तो अबायोटिक से हमारा क्या क्या रिलेशन है, एक सोशली रिलेशन भी है, पॉलिटिकल रिलेशन भी हो सकता है, और तीसरा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन हो सकता है वो हो सकता है इकोनॉमिकली, यानी कि आर्थिक रूप से हम इन दोनों कंपोनेंट्स का आपस में सामंजस्य है, आपस में रिलेशन है, आपस में संबंध है इन दोनों का। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, कल्चरल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये तीन तरीके का कंपोनेंट्स होता है, मैंने बता दिया आपको। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन फाउंड इन आवर इन्वायरमेंट, तो आपको पता होना चाहिए 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, बायोटिक अबायोटिक एंड कल्चरल एलिमेंट्स। नेक्स्ट है ईपीए। देखिए ईपीए का क्वेश्चन कभी कभी वो भी पूछ सकता है कि आपका ईपीए स्टैंड्स फॉर, तो आपको पता होना चाहिए कि ईपीए स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, देखिए हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में 3 कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक अबायोटिक एंड कल्चरल। जो कंपोनेंट्स हैं, कल्चरल एलिमेंट्स जो हमारे हैं, इनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए एक तरीके से एक एक्ट लाया गया, एक नियम लाया गया, एक कानून लाया गया, जिसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में लाया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इन्फोर्स्ड इन विच ईयर, तो आपको पता होना चाहिए 1986 में, 1986 ईस्वी में जो हमारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, जो है 1986 में लाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन कवर करूंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, न कि इस तरीके से ऐसे भी पढ़ा दिया हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी को मैं यहाँ पर लाया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके गोल कितने हैं, कब से कब तक पीरियड, जैसे कि 2015 से लेकर स्टार्ट हुआ है 2030 तक, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सारी कंट्रीज जो है 193 कंट्रीज जो है हमारे विश्व में, उनको सारे लोगों को अचीव करना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या ये लीगली बाइंडिंग है, यानी कि ये क्या मतलब इन्फोर्सेबल है, नहीं ये इन्फोर्सेबल नहीं है, लीगल है लेकिन इन्फोर्सेबल, किसी कंट्री को आप मतलब फोर्सफुल्ली आप एडॉप्टेशन करने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हो। तो इसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इज इट इन्फोर्सेबल, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं ये फोर्सेबल नहीं है, यह केवल एक तरीके से सेल्फ वॉलंटियर बेसिस पे है, हर एक कंट्री को अडॉप्ट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, एक टारगेट रखा गया है, एक लक्ष्य रखा गया है कि जिसको हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य, जो कि हमें 2030 तक अचीव कर लेना है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, सतत विकास, यानी कि अनवरत रूप से जो है हर एक तीनों जो कंपोनेंट हैं इनका क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, यानी कंटिन्यू होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी चीज़ है रुक गया हो, विकास जो है रुक जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, नहीं एक्सटिंक्ट नहीं होने देना है, उसको क्या करना है, चलते रहना है, यानी कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इस पीढ़ी में हैं तो इसी जनरेशन को सारी जो है जितनी रिसोर्सेस हैं सारी रिसोर्सेस को हम लोग दोहन कर लें और हमारे फ्यूचर जनरेशन में कोई भी चीज़ बचे नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए उतनी ही फैसिलिटीज़, उतने ही रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए जितना कि अभी एट प्रेजेंट जो है अवेलेबल है। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। देखिए ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो आया था, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है
कब आया था? देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट मैंने बताया था आपको 1986। देखिए 4-5 फैक्ट है, आपको रटना ही पड़ेगा। इसके इसके इससे आप भागिएगा मत, बार बार रटेंगे, 2-4 बार आप लोग याद कर लेंगे, मगअप कर लेंगे, तो आप लोगों को एक तरीके से परमानेंट मेमोरी, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो बोलते हैं LTM, उसमें आप लोगों के चला जाएगा, तो आपको भी वो भूलेगा नहीं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में आया था। इसके जस्ट बाद 1 साल बाद जो है एक ब्रंटलैंड रिपोर्ट आया था। यानी ब्रंटलैंड जो है रिपोर्ट जो है एक तरीके से यह जो है ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है 1987 में आया हुआ था, जो कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यह जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट था, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब आया था, तो आपको पता होना चाहिए 1987 में आया था, जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रंटलैंड रिपोर्ट इज रिलेटेड विथ विच, तो उसमें दे देगा कि पोल्यूशन एक्ट है, या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बाद आया था, या फिर क्वेश्चन तीसरा ऑप्शन दे देगा कि ब्लू इकोनॉमी से है, रिलेटेड है। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ब्रंटलैंड रिपोर्ट जहाँ भी याद देखने को मिले, सबसे पहले याद होना चाहिए कि यह एक तरीके से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है आप लोगों का। नेक्स्ट चलते हैं WCED। देखिए जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट है ना, ये 1987 में तो पब्लिश हुआ था, मैंने बताया था आपको 1987 में पब्लिश हुआ था। और किसके द्वारा ब्रंटलैंड रिपोर्ट पब्लिश हुआ था? ये जो है WCED द्वारा हुआ था। इनका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि WCED स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। W से वर्ल्ड, C से कमीशन, E से आपको पता ही है इन्वायरमेंट, D से एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, ब्रंटलैंड रिपोर्ट में किस चीज़ के लिए, किसके ऊपर फोकस किया गया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, यानी सतत विकास के ऊपर जो है इसको फोकस किया गया था। ठीक है, और इसका जो टाइटल क्या था ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ब्रंटलैंड रिपोर्ट का टाइटल भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा जो है कॉमन भविष्य क्या है, यह इसका टाइटल था, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटमॉस्फेयर में कितने तरीके से गैस पाए जाते हैं, कितना उनके परसेंटेज होते हैं, तो मैं जस्ट बता दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। अभी KVS में भी पूछा था, NVS के एग्जाम में भी पूछा गया था कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो केवल चार गैस आपको याद करना है। नाइट्रोजन का सबसे पहले याद कर लेना है 78.08%, ऑक्सीजन का 20.95%, आर्गन क्या है, एक तरीके से निष्क्रिय गैस है, नोबल गैस भी बोलते हैं इसको। इसका जो परसेंटेज है 0.93, और रैंकिंग इसका कितना मतलब एटमॉस्फेयर में कितना, 3rd रैंकिंग में आता है, यानी तीसरे नंबर पे आर्गन आता है, और चौथे नंबर पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जो कि आपको याद होना चाहिए, फैक्ट है 0.03%, 0.03% होता है। ठीक है, इस तरीके से 36 ले याद कर लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। इस तरीके से हाइड्रोजन का भी याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा। हाइड्रोजन में 4 यानी 0.0005% होता है, तो आपका हाइड्रोजन होता है। ये 4 बस आपको फैक्ट जो है याद कर लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2015 में इन्फोर्स हुआ था, और 2030 तक इसका लक्ष्य दिया गया है कि 2030 तक सारे जो है कंट्री जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 17 दिया गया है, 17 गोल को अचीव कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जब आपके पास पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे कि यह क्वेश्चन जो है इस चैनल के द्वारा जो है बताया गया था, और 100% आया हुआ है। तो आप देख सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 याद कर लिए तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं भी याद हो रहा तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो गोल नंबर 5 है, जो कि बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी, जिस पे फोकस किया जाता है, गोल नंबर 5। और जो गोल नंबर 9 है, इसको भी आपको याद करना है। गोल नंबर 5 तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है हर एक एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि गोल नंबर 5 इज रिलेटेड टू विच गोल। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि जेंडर इक्वालिटी मतलब लिंग समानता के ऊपर जो है फोकस करता है। और गोल नंबर 9 भी आपको याद ही करना है। गोल नंबर 9 है देखिए इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन
एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की गई है गोल नंबर 9 में। देखिए गोल नंबर 9 में 9 ऐसे बनाते हैं, आई भाई ऐसे बनाते हैं। तो जहां आई दिख जाए आपको, एक तरीके से निमोनिक है और एक तरीके से समझ लो ट्रिक है। आई से आई देखिए 9 टाइप बनता है। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप करने की बात की गई है गोल नंबर 9 में। ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक है जो कि मैं मुझे पता होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसडीजी इंडेक्स जो हर साल निकालता है, यूएन निकालता है। ठीक है, यूएन जो यूनाइटेड नेशंस है उसके द्वारा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स निकालता है कि किस कंट्री को कौन सी रैंकिंग मिली है इन द आस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यहाँ पर जो इंडेक्स है, इंडेक्स में सबसे जो फर्स्ट रैंकिंग है वो हमेशा फिनलैंड की रहती है। 2021 में भी आप देखेंगे, 2022 में भी देखेंगे, 2020 में भी देखेंगे, तो हमेशा जो फर्स्ट रैंकिंग है वो फिनलैंड की है। देखिए एफ मतलब फर्स्ट में FISSRST है, यानी कि फर्स्ट लेटर जो है एफ है, और यहाँ पर फिनलैंड में भी एफ है। तो आप लोगों को याद हो जाएगा, आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं होगी कि फर्स्ट रैंकिंग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो यूएन द्वारा जारी किया जाता है उसमें फर्स्ट रैंकिंग किस कंट्री का आता है। तो यहाँ पर आपको पता हो जाएगा फिनलैंड। तो ऑप्शन देखते ही आप लोग खट मार दोगे कि फिनलैंड फर्स्ट रैंकिंग है। इसी तरीके से आपको सेकेंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग और इंडिया की रैंकिंग याद करनी है। तो देखिए सेकेंड रैंकिंग में आप लोगों को आपको दिख रहा है कि डेनमार्क है। तो सेकेंड में यहाँ पे फर्स्ट में फर्स्ट लेटर देखे हो और सेकेंड लेटर में लास्ट लेटर देखोगे, यानी कि डी से डेनमार्क। तो आपको डेनमार्क यहाँ पर मार देना है। थर्ड रैंकिंग आपको याद कर लीजिए, स्वीडन है। और इंडिया, हमारे प्यारे भारत का रैंकिंग क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में? इंडिया का रैंकिंग है 121 आउट ऑफ कितनी कंट्री है? 193। अगर हम बात कर लें 2021 की रैंकिंग इंडिया की क्या थी? 120 थी, लेकिन इसमें जो कंट्री थे 165 कंट्री थे केवल। बट यहाँ पर जो कंट्री हैं बढ़ गई हैं, यानी कि 193 हो गई हैं। तो इसमें एक पायदान जो है इंडिया जो है पीछे चला गया है। हालांकि जो एग्जाम में पूछे जाएगा जो करंट रैंकिंग है यानी 2022 का ही पूछा जाएगा, तो आपको याद हो जाना चाहिए 1 to 1। 1 to 1 कैसे याद करेंगे आप लोग? यानी फर्स्ट रैंकिंग तो है नहीं, सेकंड रैंकिंग तो है नहीं, तो लास्ट में जो फर्स्ट है उसको याद कर लीजिए इस तरीके से 1 to 1, यानी 1 1 जब जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा बीच में। तो इस तरीके से आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हाँ अब ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 ये सब जो है लोग को याद करना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज मैं भी जब यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम देता था 2019, 20, 21 में जब भी एग्ज़ाम दिया हूँ तो मुझे भी ये थोड़ा सा दुख देता था। बट मैंने क्या किया, इसको बार बार जो है याद किया, इलाबोरेटिव रिहर्सल्स किए, सो दैट यह जो है कंसेप्ट जो है मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है घुस गया है, अब तो भूल ही नहीं सकता हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ 4 फैक्ट 5 फैक्ट याद करने हैं बस। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। रियो सम्मेलन जो है, समिट जो है कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके पहले क्रम में सजाने के लिए आ जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा अगर एक बार याद कर लोगे आप लोग, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला जो इन्वायरमेंटल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है 1972। आपको यहाँ से याद करना जो सबसे पहले जो चिंताजनक जो बात की गई थी हमारे पर्यावरण से रिलेटेड कि उनको कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे इसको प्रिजर्व किया जाए। तो यहाँ पर जब सबसे पहला जो कदम उठाया गया था 1972 में उठाया गया था। तो ये पहला फैक्ट है, आपको इस तरीके से याद कर लेना है। तो फिर उसके बाद जो है जो अर्थ समिट है, यानी कि जो विश्व जो सम्मेलन हुआ था उसके 20 साल बाद, यानी कि 20th सेंचुरी। देखिए बहुत इजी हो गया है, यहाँ पर आपको याद हो जाएगा कि 20 साल बाद यानी 20th एनिवर्सरी पे ही एक सम्मेलन फिर से हुआ जो कि बोला जाता है रियो डी जेनेरो, यानी कि शॉर्टकट में रियो समिट बोला जाता है। जो कि कहाँ पर है रियो समिट? रियो कहाँ पे है? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में है। ठीक है, ब्राज़ील में कब हुआ था? यानी कि 20 साल यहाँ पर जोड़ देंगे, 1972 से 1992 में ये अर्थ समिट हुआ था जिसको बोलते हैं रियो 1992। ठीक है, इसी को बोलते हैं एजेंडा 21। समटाइम्स कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एजेंडा 21 रिलेटेड टू विच कंसेप्ट।
ठीक है। तो एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू अर्थ समिट, यानी कि ह्यूमन इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस इनिशिएटिव से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए एजेंडा 21 क्या होता है। देखिए जो अर्थ समिट है ना, इसी को एजेंडा 21 ही कहते हैं। कभी कभी एजेंडा 21 भी बोल देते हैं। और यह कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, 3 जून से लेकर 14 जून तक जो है इसको जो है हुआ था। इसको बोलते हैं अर्थ समिट बोलते हैं, ठीक है। और इसको और क्या एक नाम बोलते हैं जो अर्थ समिट, यानी रियो 1992 भी बोल सकते हो, एजेंडा 21 भी बोल सकते हो, और UNCED यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी बोलते हैं UNCED। समटाइम्स क्वेश्चन इसका एक्सपेंशन भी पूछ सकता है कि UNCED स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने एक फैक्ट बताया आपको, स्वीडन 1972 इसका जो 20th एनिवर्सरी जब हुआ था तो वो हुआ था रियो में 1992। इसको एजेंडा 21 भी बोलते हैं, UNCED भी बोलते हैं। फिर देखिए ये फैक्ट याद हो गया होगा अब तक। तो अब चलते हैं 20th एनिवर्सरी के बाद +5 +10 +20, ठीक है। तो इस तरीके देखिए अब यहाँ पे 1972 में स्वीडन में हुआ था, इसका जो एनिवर्सरी यानी 20th एनिवर्सरी कहाँ हुआ, रियो में हुआ। फिर से 20th एनिवर्सरी कहाँ हुआ, रियो में हो गया। तो रियो में फिर 20th सेंचुरी होगा तो कितना होगा, अगर 20 साल जोड़ देंगे 1992 में, अगर 20 साल जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 2012। यही लास्ट रियो का समिट था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना। अब इनके बीच में +5 याद कर लीजिए, रियो +5 रियो +10, जो कि रियो +5 न्यूयॉर्क में हुआ था और रियो +10 जो है जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका में होता है, ठीक है। बस इतना से याद कर लेना आपको फैक्ट्स, बाकी सारा जो है आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक जो है कवर हो गया। अब चलते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं, बताइएगा जल्दी जल्दी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन विच ईयर, आपको पता है 1986, गुड। नेक्स्ट है EPA इज आल्सो नोन एज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को और क्या नाम देते हैं। और ये देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बार बार जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन में आप लोगों को आ जाएगा कि एजेंडा 21 नहीं, क्योंकि इसको जो है बोला जाएगा अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोला जाता है। लिख लीजिएगा आप लोग, इन्वायरमेंट समटाइम्स क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, अम्ब्रेला मतलब छाता वाला, ठीक है। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन LEGISLATION लेजिस्लेशन, इस तरीके से अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन को पूछ लिया जा सकता है। कब आया था ये, 1986 में आया था। नेक्स्ट है EPA कम्स अंडर विच आर्टिकल। देखिए जब ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट मतलब नियम यानी कानून जब बन गया तो इसको कहाँ होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो गया, यानी संविधान में यह नियम बन गया है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह किस अनुच्छेद में है, यानी आर्टिकल किस आर्टिकल से रिलेटेड होगा। तो आपको याद हो जाना चाहिए 253 आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जरूर याद करिएगा, इस फैक्ट्स को हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है किस आर्टिकल में जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 253 यानी अनुच्छेद 253 में जोड़ा गया है। NGT कब आया था, NGT स्टैंड फॉर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NGT जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो आया था 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था, 18 अक्टूबर 2010। अगर 18 अक्टूबर याद भी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, बट आपको 2010 तो याद ही कर लेना चाहिए। देन ग्रीन डेवलपमेंट बुक रिटन बाय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन डेवलपमेंट बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो WM एडम्स के द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, छठा देखिए इन्वायरमेंट है वो एक तरीके से इन्वायरन शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो यह उत्पत्ति किस इन्वायरन जो है किस भाषा का है, तो रशियन वर्ड है, जर्मन है, फ्रेंच है, स्वीडिश है। तो इसको याद कर लीजिएगा, इसका सही आंसर है आंसर नंबर C, यानी कि फ्रेंच से है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन।
कौन सा है यह ऑप्शन में जो कि पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास तो है ही सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा से लेकर, तो यह तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है। पावर्टी एलिवेशन, एयर कंडीशनिंग, यूजेज ऑफ पेपर बैग्स। देखिए पावर्टी एलिविएशन जो है यह एक तरीके से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि यह जो है एसडीजी गोल है, एंड पावर्टी जीरो हंगर, यानी कि गोल नंबर 1 है, एसडीजी 1 है, बट ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से नहीं है, इसमें इन्वायरमेंटल का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यह जो है करेक्ट हो जाएगा कि यह जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं है। देखिए एयर कंडीशनिंग तो है, क्योंकि सीएफसी जो हम जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है यह एक तरीके से हमारे ओजोन जो लेयर होती है उसको क्षतिग्रस्त पहुंचा रहा है, तो एयर कंडीशनिंग तो है ही। यूजेज ऑफ पेपर बैग्स, आपको पता ही है कि पेपर बैग्स जो हैं जो 10 माइक्रोन से ऊपर जो यूज़ हो रहे हैं वो भी एक तरीके से अभी उसको बैन कर दिया गया है, तो इस तरीके से यह भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के से रिलेटेड है। ठीक है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जेंडर इक्वालिटी इज एसडीजी गोल। देखिए मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जेंडर इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता जो है वह गोल नंबर किस में है, 5 में है। तो यहाँ पर देखिए गलत ऑप्शन है, यहाँ पर 5 कर लीजिएगा आप लोग, गोल नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इज ए ऑब्लिक एन। एयर क्या है, एयर कंपाउंड है यानी यौगिक है, तत्व है, या मिश्रण है, या इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिक्सचर। सबसे पहले आप लोग अपने से वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए, फिर यदि नहीं आता है तभी ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, विच नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर। कौन सी नोबल गैस, देखिए मैं आप लोगों को एक तो आर्गन बताया था, कितना होता है आर्गन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आर्गन का परसेंटेज जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कितना होता है। तो देखिए कौन सा नोबल गैस जो है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एयर में जो है प्रेजेंट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए, हीलियम है, आर्गन है, रेडान है, नियान है। इसका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो करेक्ट जो कोड कैसे आपको याद करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है 2-3 बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि नोबल गैस जो है हमारे एयर में जो है कौन कौन सी जो नोबल गैस है पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आर्गन तो आपने पढ़ा ही था कि आर्गन जो है कितना परसेंटेज है, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। आर्गन का कितना परसेंटेज था, 0.93% था। ठीक है, 0.93 जो है परसेंटेज जो है आर्गन का था। आपको एक कोड मैं बता दूं कि अंक करके याद कर लीजिए, यह जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, अंक करके याद कर लीजिए। ANKK, ANKK का मतलब सॉरी ANKX, अंक्स, अंक्स, यस। तो ए से स्टैंड फॉर आर्गन हो ही गया, एन से नियान हो गया, के से क्या है, के से है क्रिप्टान। ठीक है, और एक्स से है जेनान। इतना याद कर लीजिए आप लोग बस। और ये जो है क्रम यही है, पहले सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है, आर्गन का होता है, देन नियान का होता है, देन क्रिप्टान का होता है, देन जेनान का होता है। तो इस तरीके से याद कर लीजिए अंक्स करके। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हीलियम जो है हमारा नोबल गैस में नहीं है। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में नहीं है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच कंट्री इंट्रोड्यूस द ग्रीन आर्मी फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन आर्मी बना दिया गया है इन्वायरमेंटल को, अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए किस कंट्री ने एक इनिशिएशन लिया है, इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन आर्मी नामक संस्था से। तो एक तरीके से ग्रीन आर्मी जो है ना, ये यूथ का जो है इनिशिएटिव है, जो कि 17 साल से लेकर 24 साल के बच्चे जो हैं, यह जो है इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस जो है, जागरूकता जो है अपने कंट्री में जो है फैलाते हैं। तो यह कौन सी कंट्री है जो कि ग्रीन आर्मी नामक इनिशिएटिव लिया हुआ है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि रिसेंट में न्यूज़ में भी है। देखिए इसमें क्वेश्चन एक मैं आप लोगों को पूछ देता हूँ, यूएनईपी का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है केनिया में है, नैरोबी में है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अर्थ समिट +5 वाज हेल्ड इन, ये आप बताएंगे क्योंकि मैंने इसका एलेबोरेशन कर दिया था
कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अर्थ समिट +5 जो है कहाँ पे हुआ था। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा फ्रेंड्स मेरा इकोलॉजी से रिलेटेड होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी का भलाई सोचना ही चाहिए हमें, ठीक है। तो यदि पहली बार देख रहे होंगे और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोगों के कोई सुझाव हो या फिर कोई टॉपिक हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, सो दैट मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो है और अच्छे से एलाबोरेट कर पाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।